नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। शाम के 4 बज चुके हैं और आपके साथ मैं हूं मनोज्ञा लोईवाल। 4 बजे के इस बुलेटिन में हम आज 4 बड़ी खबरों की बात करेंगे। इस बुलेटिन में आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है और बार बार पाकिस्तान मुंह की खा रहा है। साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे गद्दार कंपनी के 5 बड़े किरदार भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। पहलगाम के बाद कैसे आतंकी संगठन और अमरनाथ यात्रा को लेकर नापाक साजिश रच रहे हैं। इसके बाद आपको ले चलेंगे अयोध्या, जहां हमारी सहयोगी सिकता देव वहां राम मंदिर में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बारे में बताएंगी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। मोहाली में जासूसी के आरोपी यूट्यूबर अरेस्ट हो गए हैं। इस जसबीर सिंह को कोर्ट में पेश किया गया है। जान महल नाम से यूट्यूब चैनल चलाता है जसबीर पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। ज्योति मल्होत्रा के संपर्क में था जसबीर। महत्वपूर्ण बात यह है कि जसबीर के पास से कई ऐसे वीडियोस मिले हैं जिससे यह साबित होता है कि उसने पाकिस्तान से लगातार संपर्क रखा था और ज्योति मल्होत्रा के साथ भी उसका संपर्क था। पाकिस्तान अफसर शाकिर के संपर्क में था जसबीर। 3 बार पाकिस्तान भी जा चुका है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के कई नंबर मिले हैं। मोबाइल से पाकिस्तान के कई नंबर मिले हैं। दानिश के न्योते पर पाक एम्बेसी भी गया था। पाक नेशनल डे पर भी कार्यक्रम में शामिल था जसबीर के खिलाफ ये सारे आरोप साबित हो रहे हैं। उसके बाद ही उसे गिरफ्तार किया गया है। ज्योति मल्होत्रा के साथ भी उसके संपर्क रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि अभी तक कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है पूरे देश के विभिन्न इलाकों से। ज्योति मल्होत्रा के साथ जो संपर्क था वो स्थापित हुआ है। कई वीडियोस मिले हैं जिसमें उन दोनों का संपर्क स्थापित होता है। पाकिस्तान के अफसर शाकिर के संपर्क में था जसबीर सिंह का एक यूट्यूब चैनल है जान महल के नाम से, और जान महल पर कई ऐसे वीडियोस हैं जिसके बाद शक हुआ है। जो बातचीत हुई है और जिस तरह की कार्रवाई हुई है, जो जानकारी दी गई है, उसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई है। 3 बार पाकिस्तान भी जा चुका है जसबीर। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में कई ऐसे नंबर मिले, कई ऐसी व्हाट्सएप चैट मिली हैं जिसके आधार पर यह कार्रवाई की गई है। मोबाइल से पाकिस्तान के कई नंबर मिले हैं। दानिश के न्योते पर पाक एम्बेसी गया था। याद है आपको वो वीडियो जिसमें ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ बातचीत कर रही हैं, उनके साथ अपने इमोशंस और उसके साथ साथ पाकिस्तान में उन्होंने जो समय बिताया है वो शेयर कर रही थी। उसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि दानिश भी उसी वीडियो में है। पाक नेशनल डे के कार्यक्रम में भी शामिल हुआ था दानिश, जिसके आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। मेरे सहयोगी गुरप्रीत उस खबर पर जुड़ रहे हैं। गुरप्रीत, क्या क्या आधार रहा है इसकी गिरफ्तारी का? क्या हम ये मान लें कि ये सिर्फ एक और गिरफ्तारी है, अभी और भी लोग इसमें शामिल होंगे? बिल्कुल, ये देखिए, ज्योति मल्होत्रा की अरेस्ट के बाद लगातार जो ये यूट्यूबर था ये पुलिस की आंखों के नीचे था। पुलिस लगातार इसका फॉलो कर रही थी। इसका जो यूट्यूब चैनल था उसको भी पुलिस द्वारा तहकीकात में शामिल किया गया था और कई बार इसको बुलाया गया था ताकि जो पुलिस के पास क्वेश्चन थे उसका आंसर लेने के लिए। कुल मिला के जब पुलिस ने ये देखा कि कई जो जवाब थे वो सही नहीं दे रहा, उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली। अब पुलिस का ये कहना है कि जो प्रीलिमिनरी प्राथमिक जानकारी है, जो प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसमें ये पाया गया है कि ये कई ऐसी इंफॉर्मेशन लीक करता था और पाकिस्तान के कई लोगों के साथ ये मिला हुआ था। क्योंकि मोबाइल फ़ोन जो पुलिस ने सीज किया है उसमें ये देखा गया कि कई ऐसे मोबाइल नंबर जो पाकिस्तान के मिले हैं वो उसकी तहकीकात कर रहे हैं कि ये किन के नंबर थे। लेकिन ये बिल्कुल उन्होंने कहा प्राथमिक जानकारी में ये पाया गया कि ये जो हाई कमीशन पाकिस्तान के ऑफिशियल थे उनके टच में था और कई बार पाकिस्तान जा चुका था। ज्योति मल्होत्रा से भी टच में है तो, और इसके साथ कौन कौन टच में है उसकी तहकीकात के लिए आज पुलिस ने इसको कोर्ट में पेश किया। और गुरप्रीत, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं? सबसे ज्यादा गुरप्रीत, सबसे ज्यादा शक की सुई किस तरफ है? सिर्फ वीडियोस के आधार पर, ज्योति मल्होत्रा से मिलने के आधार पर, या इससे भी ज्यादा कुछ है जो जानना जरूरी है? जी बिल्कुल, पहले तो जो स्टार्टिंग हुई थी वो ज्योति मल्होत्रा के साथ इसके कनेक्शन थे और कई बार ये पाकिस्तान गया था, इस बात को लेके तहकीकात स्टार्ट हुई थी। लेकिन आज जैसे कि इसको कोर्ट में पेश किया, पुलिस ने 7 दिन का रिमांड मांगा था लेकिन 3 दिन का कोर्ट ने रिमांड दिया। उसमें उन्होंने अपील किया कि कुछ गैजेट्स, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स इससे रिकवर किए गए, उसमें ये पाया गया कि कई चीज़ें डिलीट की गई है जो साइबर सेल की हेल्प से वो रिट्रीव कराना चाह रहे हैं ताकि ये पता चले कि कैसी इंफॉर्मेशन देता था। और
दूसरा आधार उन्होंने ये भी बोला कि हमें ये पता चलना चाहिए ये पैसे कैसे लेते थे और कैसे ये डील करते थे। जो पाकिस्तान में लोग थे जिनके साथ ये बातचीत करते थे, ये यूट्यूब के चैनल के माध्यम से वहां जाते थे जहां उनके साथ कोई ऐसी कोई उनके लिए खबरें इकट्ठी करते थे कि जिसके आधार पे वो इनको पैसे देते थे। जो ये सभी जो पहलू है वो जांच किए जा रहे हैं। धन्यवाद ये सारी जानकारी के लिए। दोबारा मिलते हैं इसी खबर पर अपडेट के लिए। लेकिन अभी देश में एक के बाद एक जिस तरह से जासूसी के आरोपी सामने आ रहे हैं ना, उसके पीछे एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। जैसा गुरप्रीत ने बताया पैसे की बात, तो वहीं आइए सबसे पहले आपको ये बताते हैं इस नेक्सस के बारे में। इस नेक्सस में खालिस्तानी नेटवर्क, पाक उच्चायोग, आईएसआई, पाक आर्मी और आतंकी संगठन की पूरी मिली भगत है। सभी अलग अलग तरीके से साजिश रचते हैं। किस तरह से साजिश रचते हैं और क्यों इसे ऑपरेशन देशद्रोही कहा जा रहा है, गद्दार कंपनी के 5 किरदार, वो अब आपको बताते हैं। तफसील से बताना जरूरी हो जाता है कि कौन क्या क्या करता है। खालिस्तानी नेटवर्क अलग अलग देशों में भारत के खिलाफ साजिश करता है और युवाओं को बहकाकर भरोसे में लेता है। पाक उच्चायोग आतंकी संगठनों के साथ मिली भगत करता है। भारत के खास लोकेशन पर जहां उसे पता है इस तरह की जासूसी संभव है, वहां से लोगों को लेकर आता है। उसके साथ साथ आईएसआई जैसे आतंकी संगठनों को फंडिंग और ट्रेनिंग दी जाती है। घाटी में आतंकियों के लिए जासूसी करते हैं ये लोग। इन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद इन्हें काम पर लगाया जाता है। पाक आर्मी के लिए भी काम करते हैं, तो वहीं आतंकवादियों को पाक आर्मी भी ट्रेनिंग देती है। घुसपैठ में आतंकियों को मदद करते हैं। जो घुसपैठ की बात लगातार उठती है उसमें यही लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। आतंकी संगठन आईएसआई सेना सरकार की शह पर पलते हैं, भारत में हमले की साजिश करते हैं। और ये आज की बात नहीं है, ये बात लगातार होती रही है। और इसी पर आगे की जानकारी के लिए, इस पर और ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ RSN सिंह हैं, आंतरिक सुरक्षा विशेषज्ञ हैं, प्रभु दयाल हैं, पूर्व राजपूत हैं। क्या कहेंगे आप RSN सिंह साहब, जब इस तरह की बातें आती हैं तो क्या हम ये मान लें कि पाकिस्तान ही यहाँ पर डिप्लॉय करता है, इसी तरह से बार बार अपनी हरकतों से बाज तो आता नहीं है? नहीं, खुफिया तंत्र तो किसी भी देश के पास होता है, लेकिन हमारे संदर्भ में जो अभी नतीजे आ रहे हैं तहकीकात के, उससे ये तो साफ जाहिर है कि जो थर्ड फ्रंट की बात हम करते हैं तो उस थर्ड फ्रंट को में खालिस्तानी, माओवादी, आपके सो कॉल्ड किसान, जो कुछ किसान के नाम पे जो वो है, उन सब की बड़ी सक्रिय भूमिका भी देखी गई फिलहाल के कुछ दिनों में, पहले भी थी। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये ऑपरेशन सिंदूर चल रही थी, उसके पीक पर भी जो किसान थे वो पंजाब में रेल रोको का वो कर रहे थे, 5th कॉलमनिस्ट का काम कर रहे थे। और माओवादियों के खिलाफ भी अभियान चल रहा था। उनको कोई असर नहीं था कि हमारा देश मतलब एक युद्ध में है। तो ये इतना मैं बता दूं कि जहाँ तक एसेट्स क्रिएट करना, रिक्रूट करना, उनको कल्टीवेट करना, उनको पेरोल पे रखना, ये तो चलता रहता है। और लेकिन कुछ देशों के लिए ये काम मुश्किल, कुछ देशों के संदर्भ में काम मुश्किल होता है, लेकिन मैं बता दूं पाकिस्तान के लिए काम बहुत आसान है। बिल्कुल सही कहा आपने। प्रभु दयाल जी, पूर्व राजदूत हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के लिए आसान तो है, लेकिन ब्रीडिंग ग्राउंड भी है ना, उनको ये भी पता है कि हम कहाँ अपनी दुखती नब्ज का फायदा उठा सकते हैं, उससे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं पाकिस्तान में 3.5 साल पोस्टेड रह चुका हूँ कई दशक पहले, लेकिन मैंने देखा था कि टेररिज्म तो उनकी नस नस में घुसा है। पाकिस्तान समझता है कि हम भारत के साथ लड़ाई नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत कमजोर है। देखिए, अभी ऑपरेशन सिंदूर में ही उन्होंने देख ही लिया कि हम चाहे तो उनको पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। तो वो टेररिज्म का रास्ता अपनाते रहे हैं और ये कोशिश करते रहे कि किसी तरह से कोवर्ट वॉरफेयर भारत के खिलाफ पेश की जाए, मतलब टेररिस्ट को भारत में दाखिल किया जाए और उससे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाए। तो पूरा पैसा जो है आर्मी बजट से खींच के टेररिस्ट आउटफिट्स को देती है और ये टेररिस्ट की ट्रेनिंग होती है, इनको असला दिए जाते हैं और भारत भेजकर कुछ न कुछ कोशिश करते हैं कि खुराफात हो। देखिए, पाकिस्तान के जनरल्स को, जब मैं पाकिस्तान में पोस्टेड था
तो ये बात आम थी कि वो ये कहते हैं कि वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, और क्योंकि वो सामने की लड़ाई में हार जाएंगे तो वो टेररिज्म का रास्ता अपनाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये पाकिस्तान का टेररिज्म से इतना तगड़ा नाता हो गया है कि मुझसे ये दूरी बनाना उसके लिए जरा आसान नहीं है। और दुनिया को ये मालूम हो गया है, इस्लामिक कंट्रीज को भी ये मालूम हो गया है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पे धब्बा होता जा रहा है, क्योंकि इस्लाम से अब जो टेररिज्म के एक संबंध से बन गए वो पाकिस्तान की वजह से। तो इस्लामिक कंट्रीज में एक एक करके वो पाकिस्तान से दूरी करते जा रहे हैं। देखिए सऊदी अरब में अगर पाकिस्तानी वीजा लेना चाहे तो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि वो उमरा के रास्ते जाना चाहते हैं लेकिन वो सड़कों पे भीख मांगते हैं। क्यों भीख मांगते हैं? क्योंकि वहां जो सरकार का पूरा पैसा है वो टेररिज्म में बर्बाद हो रहा है और जो आम जनता है उसके फायदे में कुछ हो नहीं रहा है। तो पाकिस्तान की जो हालत है ये बहुत खराब है। जी, अब आपको आपसे बात पे करने दोबारा आते हैं, लेकिन आपको एक बात बता दें कि ऑपरेशन देशद्रोही, ये गद्दार कंपनी के 5 किरदार हैं क्या, कौन क्या करता है, ये जानना और ये समझना भी जरूरी है ना। ये खालिस्तानी नेटवर्क अलग अलग देशों में भारत के खिलाफ जो साजिश करता है उसमें बहुत ही कायदे से ध्यान रखते हुए युवाओं को बहकाकर उनको भरोसे में लेता है। उन्हें पता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे ज़्यादा आसान होगा बच्चों को गुमराह करना, खासतौर से कम उम्र के युवाओं को गुमराह करना। पाक उच्चायोग आतंकी संगठनों के साथ मिली भगत करता है। भारत के लिए खास लोकेशन आइडेंटिफाई की जाती है जहां पर जासूसियां की जाती हैं और उसी में आईएसआई आतंकी संगठनों को फंडिंग और ट्रेनिंग ये सब एक साथ दी जाती है। फंडिंग भी वहां से आती है, ट्रेनिंग भी वहां से आती है। और जैसे कुछ यूट्यूबर्स यहां से वहां गए मिलने के लिए, कई बार गए, कुछ एक बातें उनकी सामने आती हैं बट बहुत सारी बातें सामने नहीं आती और यही सबसे बड़ा सवाल उठाती हैं। घाटी में आतंकियों के लिए जासूसी की जाती है, वो कैसे भारत में घुसेंगे, कब घुसेंगे, इसमें कहां कहां मदद हो सकती है, ये इसके जरिए होती है। पाक आर्मी उनको ट्रेनिंग देती है, आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है और पाक आर्मी तो अपने देश में देती है लेकिन कई बार भारत से भी युवाओं को ले जाकर, खासतौर से जम्मू कश्मीर से पहले जिस तरह की हरकतें की जाती थीं, घुसपैठ में आतंकियों को मदद की जाती है। आतंकी संगठन, आईएसआई, सेना सरकार की शह पर पलते हैं, ये सबको पता है। इस बार तो भारत ने अपने डेलीगेशंस भेजकर पूरे विश्व में ये बता भी दिया है और इसका डंका भी बजा दिया। RSN सिंह साहब के पास चलेंगे, उनसे पूछेंगे। एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि पाकिस्तान को मलेशिया ने बड़ा झटका दिया है। हम जिसकी बात कर रहे थे कि हमारे जितने डेलीगेशंस गए हैं उन्होंने किस तरह से सफलता हासिल की है, ये उसकी एक बानगी है। पाकिस्तान को मलेशिया ने बड़ा झटका दिया है। ये बड़ी खबर आ रही है जहां पाकिस्तान की भारतीय डेलीगेशन को रोकने की साजिश फेल हो चुकी है। पूरी तरह से किस तरह से फेल हुई आपको ये बताते हैं। पाकिस्तान ने कहा था कि हम एक इस्लामिक देश हैं, इसलिए सारे इस्लामिक देश को एकता का हवाला देते हुए कहा था कि वो सब साथ में आए और पाकिस्तान के साथ एक मंच पर नजर आए, पर ऐसा हो नहीं सका। मलेशिया में पाकिस्तान का धर्म के नाम पर प्रोपेगेंडा पूरी तरह से खारिज हो गया है। मलेशिया सरकार ने भारतीय डेलीगेशन का साथ दिया है। आपको यह भी बता दें कि पाकिस्तान ने कहा था मुस्लिम मुल्कों को एक होना चाहिए, लेकिन अब ऐसा हो नहीं सकेगा क्योंकि पूरी तरह से साफ कर दिया है मलेशिया ने कि वो भारत के साथ है। और अब अगली खबर, पाकिस्तान का किस तरह से धार्मिक कार्ड फेल हुआ है। जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं ना तो ये कहना जरूरी हो जाता है कि बार बार इस देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेइज्जत किया जाए लेकिन उसे शर्म नहीं आती है। मुस्लिम देश होने के नाते हमारे साथ रहें, भारत को किसी भी बात के लिए न चुने और न सुने उसकी बात, लेकिन भारत का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया ये कहकर उन्होंने अब आश्वासन तो दिया पर ऐसा हो नहीं सका। अब आपको बताते हैं कि पाक ने क्या बोला और मलेशिया का क्या स्टैंड है। पाकिस्तान ने बार बार कहा कि भारत के जितने कार्यक्रम हैं आप उसे रद्द कर दीजिए, मलेशिया ने मना कर दिया। पाक ने क्या बोला? पाक ने बोला कि मुस्लिम देश होने के नाते आप हमारा साथ दीजिए, पर ऐसा हो न सका। साफ कह दिया मलेशिया ने कि हमारा स्टैंड कश्मीर का मामला भारत का मामला है। ये बहुत बड़ी सक्सेस है भारत के लिए, ये बहुत बड़ी सफलता है भारत के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का धार्मिक कार्ड पूरी तरह से फेल है। जहां एक और कहा गया था कि भारत के कार्यक्रम रद्द करें, जो कि संभव नहीं हो सका, भारत का कार्यक्रम जारी रहेगा और ये मलेशिया ने आधिकारिक तौर पर कहा है। इसका महत्वपूर्ण और इसका महत्व आपको ये बता दें कि भारत और मलेशिया के रिश्ते भी आपको समझना जरूरी है। आखिरकार भारत के लिए ये इतनी बड़ी सफलता है क्यों?
भारत और मलेशिया के रिश्ते की जब आप बात करते हैं, 2015 से रणनीतिक साझेदारी का करार किया गया था। आसियान जैसे कई साझा मंच पर सहयोग दिया गया है और लिया भी गया है। 2022 से 23 में $20 बिलियन का कारोबार किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र में मलेशियाई कंपनियों का बड़ा निवेश है। भारतीय कंपनियां आईटी ऑटो सेक्टर में सक्रिय हैं और उसके साथ साथ अब आपको बताते हैं कि क्या कहा है कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने। I have to say that we were a little disappointed in the reaction of the Colombian government, which apparently expressed heartfelt condolences on the loss of lives in Pakistan after the Indian strikes, rather than sympathizing with the victims of terrorism. We will say to our friends in Colombia, there can be no equivalence between those who dispatch terrorists and those who resist them. There can be no equivalence between those who attack and those who defend. We are only exercising our right of self-defense, and if there is any misunderstanding here on this score, we are here to dispel any such misunderstanding. और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ ऐश्वर्य जैन मेरे सहयोगी हैं। ऐश्वर्य, क्या कहेंगे इस तरह से एक के बाद एक भारत की सफलता पर, और इस तरह के बयानों से भारत की सफलता एक कदम और आगे बढ़ती नजर आ रही है? देखिए, जिस भारतीय डेलीगेशन को संजय झा लीड कर रहे थे, उनका मलेशिया का एक दौरा था। सूत्रों की माने तो मलेशिया के दौरे पर भारतीय सांसदों के डेलीगेशन को लगभग 10 से 11 प्रोग्राम अटेंड करने थे, लेकिन इसी बीच पाकिस्तान का जो मलेशिया के अंदर उच्चायोग है, उन्होंने मलेशियाई सरकार से भारतीय डेलीगेशन के उन तमाम प्रोग्राम्स को कैंसिल करने की मांग करी और हवाला ये दिया कि मलेशिया के अंदर क्योंकि बहुत हद तक मुसलमान लोग रहते हैं और क्योंकि पाकिस्तान भी एक इस्लामिक देश है, दोनों देशों को एकजुट होना चाहिए और भारतीय डेलीगेशन से बात नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कश्मीर का हवाला भी दिया। पाकिस्तान उच्चायोग ने मलेशियन सरकार को बताया कि कश्मीर क्योंकि यूएन के अंदर एक डिस्प्यूटेड मैटर है, इस पर भी मलेशियाई सरकार को बात नहीं करनी चाहिए। वहीं भारतीय उच्चायोग ने मलेशियाई सरकार से बात करी और उनको पहलगाम हमले के बारे में बताया, उनको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म विक्टिम कैसे भारत है उसके बारे में बताया, और मलेशियाई सरकार ने फैसला लिया कि हम उन तमाम जो प्रोग्राम्स हैं उनको रद्द नहीं करेंगे, भारतीय डेलीगेशन से बातचीत करेंगे और सफलतापूर्वक उसके बाद मलेशियाई प्रतिनिधियों के साथ भारतीय सांसदों के डेलीगेशन की पूरी तरीके से बातचीत सफल रही। बिल्कुल, बहुत बड़ी सफलता है ये भारत के लिए। मेरे साथ आर एन सिंह साहब जुड़े हुए हैं। आर एन सिंह साहब, ये बताइए, जब हम बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा की और इस तरह की सफलता की, क्या ये भारत के लिए एक और फेदर इन द कैप है और पाकिस्तान के लिए एक और फेलियर इन द रिपोर्ट? ये बिल्कुल आपने सही कहा, ये भारत के लिए एक फेदर इन कैप है, क्योंकि पाकिस्तान मलेशिया पर बहुत भरोसा रखता था। एक ओआईसी का वो अल्टरनेटिव भी बनाना चाहता था तुर्की को, तुर्की के नीचे, लेकिन वो सऊदी अरेबिया के कारण उन्होंने ज़बरदस्त जब झटका दिया पाकिस्तान को, तो ये सारा फेल कर गया उनका ये मुहिम। तो देखिए क्या है कि ये पाकिस्तान हमेशा ये सोचता है कि इस्लाम के नाम पर पूरी दुनिया को हम मतलब इकट्ठा कर सकते हैं जी। और ये हमारे सब कॉन्टिनेंट के मुस्लिम्स की ये गलत धारणा है। अलग अलग देश, दुनिया में अलग अलग देश हैं और वो अलग अलग देश जो हैं वो अलग अलग संस्कृतियों पे आधारित है। मैं मुस्लिम देशों की बात कर रहा हूँ, उनकी अपनी भाषा है, उनकी अपनी अपेक्षाएं हैं, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, उनकी अपनी मतलब आर्थिक उनके अलग अलग जीने के तरीके हैं, सोर्सेज हैं, सब्सिस्टेंस है, और सबसे ज़्यादा सबका अपना अपना रीजनल जियोपॉलिटिक्स है। इसलिए पाकिस्तान का ये सोचना कि वो ठेकेदार बन गया है दुनिया भर के मुसलमानों का, न कभी काम आया है और न कभी काम आएगा।
और जो मलेशिया में आपने ये जो सफलता देखी, ये इस बात को बिल्कुल स्थापित करता है। जी जी आपको रोकूंगी। प्रभुदयाल जी, आपसे ये सवाल, पाकिस्तान में आप रहे हैं, धर्म के आधार पर ये जंग भी इसीलिए शुरू हुई थी क्योंकि धर्म के आधार पर और धर्म पूछ कर मारा था, लेकिन हमने तो आतंकी के ठिकानों को मारा है। उसके बाद अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नैरेटिव बन रहा है, इससे भारत को कितना फायदा होगा, खासतौर से इस डेलीगेशन के बाद से? देखिए, पाकिस्तान पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि खासतौर पे मुस्लिम देशों में भारत के खिलाफ कुछ फीलिंग्स उभरे। पाकिस्तान के अलावा मैं कई अन्य मुस्लिम देशों में पोस्टेड रह चुका हूं, मिस्र में, ईरान में, यूएई, कुवैत, मोरक्को, इन सब देशों में पाकिस्तान जो चाल चलने की कोशिश करता है वो ये कि भारत के खिलाफ मुस्लिम प्रोपेगेंडा किया जाए कि भारत एक एंटी मुस्लिम कंट्री है। तो इस तरह का प्रोपेगेंडा पहले चल जाता था, लेकिन अब ये प्रोपेगेंडा बिल्कुल नहीं चल रहा है। जैसा आपने खुद जिक्र किया, मलेशिया ने पाकिस्तान के इस्लामिक भाईचारे के कार्ड को ठुकरा दिया है और इससे इस्लामाबाद को एक तगड़ा झटका दिया है। देखिए, पाकिस्तान ने मलेशिया में जो भारतीय पार्लियामेंट्री डेलीगेशन या उसको रोकने के लिए, उसके कार्यक्रमों को रोकने के लिए भरपूर कोशिश की थी, और उसने जो कोशिश, ये एक प्रचार चलाया था, एक पैंतरा चलाया था, वो ये कि हम भी मुसलमान, आप भी मुसलमान, तो आप इंडियन डेलीगेशन को मत आने दीजिए। लेकिन मलेशिया ने इस्लामाबाद की ये जो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा एक्टिविटीज हैं, उसको बिल्कुल साफ शब्दों में ठुकरा दिया। और जैसा आपने कहा अपनी रिपोर्ट में कि जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, समय मुझे इतनी की अनुमति देता है। आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं अगली खबर के ऊपर, और आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, कई गुना ज्यादा बढ़ा दी गई है ये सुरक्षा। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले का साया है। इस तरह की खबरों के बाद यात्रा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम करे गए हैं। पूरे यात्रा मार्ग पर ड्रोन और हेलीकॉप्टर से लगातार निगरानी होगी। एलजी मनोज सिन्हा ने सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की है। 3 जुलाई से शुरू होनी है ये अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा और यात्रियों की सुरक्षा के लिए किस तरह के अभेद्य सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं, ये अब एक बार आप समझ लीजिए। अमरनाथ यात्रा पर आतंकी खतरा है, इस तरह की जानकारी के बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यात्रा मार्ग पर 50,000 जवान, अर्धसैनिक बलों की 500 कंपनियां तैनात की जा रही हैं। एंटी सैबोटाज टीम तैनात की जा रही हैं। यात्रा रूट की 3D मैपिंग होगी। ड्रोन और हेलीकॉप्टर से निगरानी लगातार होती रहेगी। 3 स्तर की सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे से हर एक स्तर पर निगरानी होगी, यात्रा के शुरू से यात्रा के अंत तक, और पंजीकृत यात्रियों को RFID टैग दिए जाएंगे। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। राम मंदिर के पहले तल पर बने राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के दूसरे दिन का अनुष्ठान चल रहा है। देवी देवताओं ने रात भर जल में किया शयन। प्राण प्रतिष्ठा में भक्तिमय कैसी हुई अयोध्या, चलते हैं मेरी सहयोगी सिकता के पास अयोध्या के लिए। सिकता हमारे साथ जुड़ गई है। सिकता, कितना भक्तिमय हो रखा है इस समय अयोध्या का प्रांगण? मनोज्ञा, इस वक्त अयोध्या का जो मौसम है बिल्कुल गर्म है। सूरज तेज चमक रहा है, लेकिन जोश में, उत्साह में कोई कमी नहीं यहाँ पहुँच रहे श्रद्धालुओं की। और सब रामलला के दर्शन के लिए, जैसा कि क्योंकि समर वेकेशंस हैं, गर्मी की छुट्टियाँ हैं, सब अपनी छुट्टियाँ प्लान करके यहाँ पहुँचे हुए हैं। और सोने पे सुहागा कि जब वो यहाँ आ रहे हैं, क्योंकि जो प्राण प्रतिष्ठा 2.0 है उसका इतना प्रचार और प्रसार नहीं हुआ है, तो बहुत सारे लोगों को यहाँ आकर ये जानकारी मिल रही है कि कल प्राण प्रतिष्ठा है राम दरबार की और मंदिर परिसर में बाकी मंदिरों की। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ हैं जो दर्शन करने यहाँ रामलला के मंदिर आए थे, उनसे जानते हैं आपके दर्शन हो गए हैं और आपको पता है कल प्राण प्रतिष्ठा है राम दरबार की? हाँ, मालूम है हमको। मालूम है, रुकना चाहेंगे, देखना चाहेंगे राजा राम के स्वरूप को? अरे भाई, वही तो इसीलिए तो रुके हैं हम लोग भाई, राजा राम के स्वरूप को देखने के लिए रुके हैं हम लोग। कहाँ से आए? हम तो गोरखपुर से आए हैं, योगी जी के क्षेत्र से। पहली बार आए, आ चुके हैं? नहीं, आ चुके हैं, कई मरतबा आए हैं हम लोग। इस
इस बार नया आपके लिए राम दरबार और जो बाकी मंदिर जहाँ पर देवी देवताओं को स्थापित किया जा रहा है वो नया होगा इस बार आपके लिए? हाँ भाई, हमारे लिए तो नया है। आप कहाँ से आई हैं? मैं महाराष्ट्र से आई हूँ। महाराष्ट्र से? ये आपका पहला ट्रिप है या दर्शन के लिए आ चुकी है? नहीं, इसके पहले 2 बार आई हूँ, पर तब मंदिर नहीं था। अभी मंदिर बना है तो दर्शन करने के लिए आ गए। हो गया आपके दर्शन या अभी जा रही हैं? अभी जाना है। तो क्या था जहन में जब आप पहुंची अयोध्या? वही रामलला को देखना था। नया मंदिर बना है, कैसे बना है, क्या क्या उन्होंने अच्छे बात उसमें किया है वो देखना था। बारी किया। आप बच्चे साथ में आए हैं, आप भी आए हैं? यू हर्ड अबाउट राम मंदिर? इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। आपने कहाँ देखा है? अभी देखा है, अंदर जाना है। अंदर जाना है? तस्वीरों में, वीडियो में देखा है? हाँ। न्यूज़ में देखा है? यस। और आप कहाँ रहती हैं? अहिल्यानगर, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से आप लोग आए हैं। यस। कौन से क्लास में हैं आप? 6th। तो आपको वापस लौटेंगी तो क्या बताएंगी आप अयोध्या के बारे में? वो बहुत अच्छा है। और आपको राम दरबार में प्राण प्रतिष्ठा है कल, और उसके बाद कुछ दिनों बाद, हालांकि कल नहीं, कुछ दिनों बाद आम श्रद्धालुओं के लिए राम दरबार भी खुलेगा, तो फिर से आना होगा फिर आप लोगों को, क्योंकि कल तो आप लोग नहीं जा पाएंगे अंदर राम दरबार में दर्शन के लिए। कल तो नहीं जा पाएंगे, लेकिन जब अगली बार आना है जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करके जरूर रामलला के दर्शन के लिए आने वाले हम लोग। नई प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, नए मंदिर लोकार्पण कर रहे हैं, गवर्नमेंट अच्छी तरह से काम कर रहा है, यही खुशी है। आप कहाँ से आए हैं? मैं महाराष्ट्र से। सबसे अच्छी बात अयोध्या पहुंचकर आपको क्या लगी? सबसे अच्छी बात ये लगी, खुद को मैं पावन समझने लग गया कि अयोध्या आ गया मैं। और जब मैं पुरानी अयोध्या देख चुका था, काफी कुछ गली छोटी थी, अभी बहुत काफी डेवलप हुआ, काफी बड़ा हुआ है अयोध्या, और ऐसी तरक्की हो जाए यही सदिच्छा है। जी मनोज जी वहाँ की तैयारियां खूबसूरती दिखाई है, क्योंकि कहते हैं ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। वहाँ पर राम की कृपा कितनी बरस रही है, सजावट कैसी है वो भी दिखाइए। सजावट इस बार, जैसा कि बहुत बड़े स्केल में ट्रस्ट ने इसको आयोजित नहीं किया है, तो बाहर हम आपको अगर नज़ारा दिखाएं, ये मंदिर का एंट्री पॉइंट है। यहाँ से जो आम श्रद्धालु हैं, बैरिकेडिंग लगी हुई है, इससे अंदर वो जाते हैं। तो मंदिर बाहर इतना नहीं सजाया गया है, लेकिन कल जब हम अंदर मंदिर में गए थे तो अंदर बहुत अच्छी सजावट है, लाइटों से और खूबसूरती से, फूलों से उसे सजाया गया है। कल की बड़े दिन की तैयारी है, लेकिन बाहर जो है जैसे आम दिन रहता है, यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए वैसा ही है। लगातार यही कहा जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, इसलिए बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में लोग यहाँ कन्वर्ज ना करें, क्योंकि ऐसा कोई इंतज़ाम इस बार नहीं किया गया है। इसीलिए शायद लोग भी कम आ रहे हैं, और ट्रस्ट की ये गुजारिश भी है कि मौसम बहुत ख़राब है, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा इंतज़ाम फिर करना पड़ेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है और बड़ी तादाद में लोगों का अगर यहाँ मैनेज करना है तो बहुत बड़े स्केल पर यहाँ पर अरेंजमेंट करने होंगे, और जिसकी तैयारी इस वक्त नहीं है। जब द्वार खुलेंगे आम श्रद्धालुओं के लिए, राम दरबार के बाकी मंदिरों के लिए, तब शायद वो सजावट एक बार फिर होगी। बाहर भी वो सजावट रिफ्लेक्ट भी करेगी। इस वक्त आम दिनों की तरह बाहर दिखाई दे रहा है, अंदर हालांकि सजावट खासी अच्छी है, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग कल होगी तो सभी देख पाएंगे। मनोज्ञा जी बिल्कुल, आपको ये बता दें कि जब पिछले वर्ष प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो विश्व भर से वीवीआईपी आए थे, लेकिन इस बार लगता है सिर्फ भक्त ही हैं जो वीवीआईपी रहेंगे। उन्हीं के आगमन का इंतजार रहेगा रामलला को भी अपने मंदिर में